अस्सलामुअलैकुम। अच्छा नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द मार्किंग्स ऑफ स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी है ना, इसको थोड़ा सा आपने ना कंसाइज करके तैयार करना है। आई विल रिकमेंड अगर आप चीज़ें जो है ना अपने पास शॉर्ट लिस्ट करके अपने नोट्स वगैरह बनाएं, कंपाइल करके, ताकि चीज़ें आपको डिफरेंशिएट और डायग्नोस वगैरह करने में जो है ना आपको आसानी हो। लाइक जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है या स्पेसिफिक जो चीज़ें रिलेटेड है ना, उनको आपने अच्छे से करके तैयार करना है, जिनकी डोजेज है। सबसे पहले कोरोसिस की बात कर लेते हैं। पहले आपने सारा जो है ना इसको, जैसे मैंने आपको बताया था जनरल टॉक्सिकोलॉजी में कि इसकी आपने ना क्लासिफिकेशन अच्छे से करना है, तो एटलीस्ट आपको इतना कंफर्म पता होना चाहिए कौन से कोरोसिव हैं, कौन से न्यूरोट्रॉपिक्स हैं, कौन से इरिटेंट्स हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कोरोसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो है ना ये है ऑक्जेलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी आपने करना है, ये वाई में पूछते हैं। अब मतलब आपने इस तरह से करना है कि जो ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं भी है ना, तो उसको क्या करें कि अपने पास में शॉर्ट लिस्ट करके ना ऐसे करके लिख लें, या कोई भी आप अगर पॉइजन तैयार कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने ऑक्जेलिक एसिड के लिखे में, तो क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग है, पैरेस्थीसिया है, स्टमक पेन है, फीबल पल्स है, कोल्ड स्वेट्स है। ये तो मैं बहुत एक जनरल वेग सा लिखा है। आप स्पेसिफिक करके भी जो है ना हर पॉइजन का अलग अलग करके जो है ना आपको तैयार करना है। ठीक है, और जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, लाइक कोई पॉइंट या कोई एक टर्म स्पेसिफिक जो है वो हाईलाइट हुई है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करना है। ऑक्जेलिक एसिड फुल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रिस्टिसन सेइंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बोलिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये ओप्रोनोसिस और कार्बल यूरिया, ये भी आपने टर्म अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा हाइड्रोसियानिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, एसिड। उसके बाद अब जैसे अभी है ना हाइपोस्टेसिस, जो इस तरह के टर्म्स है ना, इसको आपने जो है ना शबाज़ में ना टेबल बने हुए हैं कि कौन सा पॉइजन जो है वो किस तरह का हाइपोस्टेसिस करवा रहा है, या कौन सा पॉइजन जो है वो हार्ट रेट बढ़ा रहा है, या कौन सा कम कर रहा है, कौन सा पीपल डायलेट कर रहा है, कौन सा पीपल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो आपके टेबल सारे के सारे जो है ना वो बहुत अच्छे से तैयार करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे इन एवरीथिंग, इन वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, इन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड स्पेशली इन एससीक्यू में डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना उसमें करने में। उसके बाद विट्रियोलेज ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इरिटेंट्स में ना ये फॉस्फोरस जो है ना, ये हमारा प्रॉफ का एसिड है, पता नहीं ये मतलब फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड दोनों में से एक था प्रॉफ 2025 का एसिड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक्यूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्रॉनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉस्फिजा जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट है। नेक्रोबायोसिस इसमें भी बताइए, और आगे जो है ना एक और पॉइजन में भी है, तो वो भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। आर्सेनिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल एक्यूट और क्रॉनिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो टर्म्स है ना, जैसे कि ये फुट ड्रॉप और हैंड ड्रॉप, अब ये इस तरह के हैं कि एक से ज़्यादा पॉइजन में होते हैं, तो जब भी आप इनको तैयार करें तो आपने इस तरह से करके अपने पास लिख लेना, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस किस पॉइजन में हो रही है। इसकी स्टेजेस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक्यूट और क्रॉनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी साइंस सिम्टम्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रीटमेंट भी, ये पीछे मैंने आपको पेनिसिलामिन और डेस्फेरोक्सामाइन बताया था, ईडीटी सारी, तो वो इसमें आ जाएगा। उसके अलावा मर्करी में जो है ना ये क्रॉनिक मर्करी पॉइजन में ये जो हेड्रोशेक और ये एरिथ्मिज्म ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये है कि कौन सा है जो एग्जीबिशनल पॉइजनिंग में यूज़ होता है, कौन सा है जो वो फॉल्स उसमें ट्रूथ सीरम के तौर पे यूज़ होता है, कौन सा होता है कि जो फॉल्स डेथ इंड्यूस करने में होता है, या फॉल्स आपने जो है ना कोई डेथ दिखानी हो तो उसमें आप दिखाते हैं। और इस तरह की जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोंज डायबिटीज़, मतलब जो इस तरह के हाईलाइट के पॉइंट है ना, इनको आपने ज़रूर करना है। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीलियम जो है ना, इसमें से एमसीक्यू जाते हैं। थीलियम ट्राइड इंपॉर्टेंट है, इसमें नील्स लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीलियम ट्राइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पॉइजन्स दैट रेजिस्ट प्यूट्रिफैक्शन इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एंड फॉर वाइवा। और एक जो है ना जो इसमें पॉइजन है ना, उसको आपने ना करिकुलम के अकॉर्डिंग तैयार करना है अपने, कि कौन कौन से जो है ना, अगर वो करिकुलम मेंशन नहीं किए तो वो फिर नहीं करने, आप तो उसी हिसाब से कर लेने अपनी मार्किंग नट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्टिन में बहुत आते हैं। और इसकी तो फिर जो आगे एक्टिव प्रिंसिपल हो गई या फैटल डोज, ये भी आपने अच्छे से करनी है। अल्बर्ट भी जो है ना इसको आप रीड कर लें, इसका एक्टिव प्रिंसिपल और जो है ना ये फैटल डोज, इस तरह की चीज़ें करनी है। स्नैक्स जो है ना ये पूरा टेबल जो है ना ये आपके बहुत वो करेगा, इसको आपने पूरे को जो है ना वो अच्छे से तैयार करना है। एक्टिव प्रिंसिपल अच्छे से तैयार करना है। मोड ऑफ एक्शन ये दिखने में ऐसा लग रहा है इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम अच्छे से तैयार करना है फुल को। इसकी मैनेजमेंट जो ये आगे लिखी है ना, जनरल मैनेज फर्स्ट एड कैसे करेंगे और फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे होगी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक डिफरेंस लिखा है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स में डिफरेंस, ये सेंटर ऐसी की, तो इसको भी आप देख लें, इसको भी आप अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद मतलब जनरल मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर उसमें अनएब्जॉर्ब पॉइजन को कैसे मैनेज करना है और एब्जॉर्ब को कैसे मैनेज करना चाहिए, सारा आपने इन हेडिंग्स के तहत आपने तैयार करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद मशरूम पॉइजनिंग है, तो इसको भी एक दफ़ा रीड करके जो इसमें सेम चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर लें, बाकी बस रीड कर लें। ठीक है, मैकेनिज्म आगे न्यूरोट्रॉपिक आता है, इसमें ना ये सबसे पहला जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपियोइड। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, उसमें आपने ये लिखना है, ये आप लोग फार्मा में पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपियोइड्स में ना आपने ये लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये मतलब फुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ से नहीं करना, जो मैंने आपको पीछे बताया वो करना है। ठीक है, एक्यूट ओपियम पॉइजनिंग ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्रॉनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिकल ओपियम ट्राइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक ओपियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है ना इसमें ये स्किन पॉपिंग वाले टर्म ये मतलब जो है ना पता होना चाहिए। एब्स्टिनेंस सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है। SCQ MCQ वाइवा हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी जो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, इनको एक दफ़ा रीड करके अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है तो उनको बेशक निकाल के लिख लें कि आपने जब ये पढ़ना है हेरोइन, तो बेशक पूरा ना भी पढ़ें, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स या वो जो अलग आपने पॉइंट्स पे लिखे हो बस वैसे करके पढ़ने चल जाएगा आराम से। अल्कोहल के एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये स्टेज ऑफ नार्कोसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकीवन साइन वेरी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स इसको रीड कर लेना है एक दफ़ा। सैटरडे नाइट सिंड्रोम ये SCQ MCQ वाइवा मतलब वाइवा और SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है।
इसमें रेडियल लैब होती है, ये MCQ है, ठीक है। क्रॉनिकल पोर्टल पॉइजनिंग जो है ना, ये उसमें में भी आता है, और दूसरा जो है ना ये UQ है, UQ मार्क वाला है, तो ये SCQ इंपॉर्टेंट है। इसकी जो स्टेजेस है ना, ये डिलीरियम ट्रेमल्स, कोर्साकोसिस और एक्यूट हेलुसिनोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल में भी पूछते हैं। उसके बाद ड्रंकननेस, ये भी इंपॉर्टेंट है वाइवा में भी और SCQ के लिए भी, कि आप मतलब कैसे असेसमेंट करेंगे या कैसे एक पेशेंट जो एक पर्सन जो है वो उसको एग्जामिन करेंगे, ये लिखा हुआ ये भी करना है अच्छे से। उसके बाद मेथनॉल, इसको भी एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है, यानी कि मार्क हुआ इतना बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको जो है ना आपने करना है अच्छे से। उसके बाद बारबिटरेट्स, ये ऑस्ट्रिया में भी बहुत आता है और ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनकी क्लासिफिकेशन और इनकी डोजेज, स्कैंडिनेवियन मेथड, इसको भी कर लें एक दफ़ा अच्छे से। ये पीछे भी था, इसको उसके साथ कंपेयर करके कर लें। बाकी ये क्लोरल हाइड्रेट, इनमें से बाकी सब में से ना MCQs आते हैं सिर्फ। धतूरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल आपने अच्छे से तैयार करना है। कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस इंडिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइसिमस नाइगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है कि आपको ना इनका डायग्नोस करना आता हो। क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हार्शियस इंसेनिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रनामोक भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रिक्नीन नक्सोमी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग और टेटनस डिफरेंस, इसको भी कर लें वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और पूरा यानी कि जो हमने है ना अच्छे से तैयार करना है। और ये कोनियम या स्पॉटेड हेमलॉक, इसमें इसमें छोटे वाइवा पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद कोकेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्फेटामिन, इनको ना रीड कर लें, या आप थोड़ा बहुत फार्मा में भी कर लेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो इसमें इस तरह के पॉइंट्स हैं ना, ये इनको आपने कर लेना है। उसके बाद क्रॉनिक इंटॉक्सिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये कोकेन, बग्स, मैग्नेंस सिम्टम्स, निम्फोमिनिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बॉडी पैकर सिंड्रोम, बॉडी स्नैपर सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। हेलुसिनेशंस को रीड कर लें, और जो चीज़ें करने वाली आपको लगती हैं उनको जो है ना बस हाईलाइट कर लें, बाकी इसमें इतना कुछ करने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर पॉइजनिंग, OPC, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो है ना ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 से 6 नंबर का पूरा एक SCQ अलग से भी आ जाता है, तो जितनी मैक्सिमम आप करके तैयार कर सकते हैं उतनी अच्छी करके तैयार करें फार्मा में, और यहाँ से मिला के जो है ना एक ही कंपाइल करके अपने पास अच्छे से करके लिख लें कि क्या देना है आपने, कितना देना है और वो क्यों देना है। इन हेडिंग्स और इन पॉइंट्स के तहत आपने SCQ को तैयार करना है। फिर इसमें जनरल मैनेजमेंट कैसे करेंगे और स्पेसिफिक कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बामेट्स, इसको रीड कर लें और MCQs के लिए। और उसके बाद नेफ्थलीन, ये भी MCQ और रीड कर लें बस। ब्लैक नेपी सिंड्रोम, ये सर्वाइवल में भी पूछते हैं, ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पैराफर्ट, ये भी वैसे मार्क हुआ है लेकिन तब खास कहीं देखा नहीं आया हुआ, लेकिन कर लें, रीड कर लें अच्छे से कि आपको पता हो। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मतलब ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ऑर्गेनिक फॉस्फेट और जो फॉस्फोरस है ना, इन तीनों के सिम्टम्स ना कुछ मिलते जुलते हैं, तो ये चीज़ें ना तंग करती हैं फिर आगे डायग्नोसिस में, तो आप उनको ना अच्छे से करके तैयार करना है कि आपको और उसका पता हो डायग्नोस करने का। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये चैप्टर बस रीड कर लें, इसमें से कुछ खास नहीं है, बस ये जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं बस एक दफ़ा पढ़ लें, उसमें क्या होती है MCQ के लिए, बस इसमें से कुछ नहीं आता। निकोटीन इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डोजेज होती हैं और ये कि कितनी सिगरेट जो है वो एडल्ट के लिए और कुछ इस तरह से पॉइंट्स हैं वो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। एकोनाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रो में भी आता है। इसके अलावा एस्फिक्शियंस, कार्बन मोनोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, या हाइड्रोजन सल्फाइड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मतलब MCQ ज़्यादा आते हैं। और उसके अलावा बाकी जो है ना इनको रीड करके अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको निकाल लें। ये आ जाता है एनालिसिस, इसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल, इसका आपको डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पता हो कि अगर इन दोनों का केस लिखा हो तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि किसी टॉक्सिसिटी की बात की हुई है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मिसलेनियस में जो है ना PPD, इनको ना बस रीड कर लें। ये TCS जो है इनको भी आपने फार्मा में कर लेना है, और बाकी जो है ना ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रीड कर लें। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।